स्वागत है दोस्तों आपका नॉलेज इंडिया में। दोस्तों कई बार आपके दिमाग में ये बात आती होगी कि हम इंसानों को चांद पर कदम रखकर 50 साल से ज्यादा हो गए हैं और इन 50 सालों में हम इंसानों ने काफी ज्यादा तरक्की कर ली है। हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे आ चुकी है और इस वक्त हमारी नॉलेज पहले से काफी ज्यादा है एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। तो फिर क्यों अब तक हमने अपने कदम मंगल पर नहीं रखे हैं? वो क्या वजह है, कौन सी अड़चने हैं जो हम इंसानों को मंगल ग्रह तक पहुंचने से रोक रही है? तो इन प्रॉब्लम्स, अड़चनों को हमने 10 रीजंस में बांट दिया है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत कुछ जानने मिलेगा, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, आखिर तक देखना वीडियो को। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो में खो जाए, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और बगल वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल जरूर कर देना। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज आपको क्लियर कर दूं, ह्यूमन मून मिशन और ह्यूमन मार्स मिशन, ये दोनों बहुत अलग अलग मिशन है। हमारा चांद, मून, एक कुदरती नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के अंदर आता है, और मार्स पूरी तरह एक अलग प्लैनेट है अर्थ की तरह, जो चांद से भी हजारों गुना ज्यादा दूर है पृथ्वी से। इसलिए इन दोनों मिशन का कंपैरिजन नहीं हो सकता। चलिए अब जानते हैं वो क्या रीजंस है जो हमें मार्स पर जाने से रोकते हैं। रीजन नंबर 10, डिस्टेंस। मंगल का पृथ्वी से मिनिमम डिस्टेंस है 5.5 करोड़ किलोमीटर और मैक्सिमम डिस्टेंस है 40 करोड़ किलोमीटर। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी और मंगल अपने अपने ऑर्बिट में घूमते हैं अलग अलग स्पीड से, जिसकी वजह से ये आगे पीछे होते रहते हैं। मार्स मिशन का एक लॉन्च विंडो होता है जब मंगल और पृथ्वी एक दूसरे के बहुत नजदीक आते हैं। हर 26 महीने बाद वो वक्त आता है। हमने जितने भी मार्स मिशंस किए हैं, चाहे वो मंगल पर सैटेलाइट भेजना हो या रोवर, इसी लॉन्च विंडो में सारे मार्स मिशंस को अंजाम दिया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें ईंधन बचाना है, नहीं तो मिशन कॉस्टली हो जाएगा और ज़्यादा टाइम लेगा। तो आज की टेक्नोलॉजी के रॉकेट्स को लॉन्च विंडो के हिसाब से मंगल पर भेजा जाए तो 6 महीना लगता है और वापस आने में 6 महीना, मतलब 1 साल आने जाने में। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है, आप मंगल पर जाकर तुरंत वापस नहीं आ सकते। आपको अगली लॉन्च विंडो का इंतजार करना होगा, जब मंगल और पृथ्वी फिर से पास आएंगे, तभी ही वापसी का 6 महीने का सफर शुरू किया जा सकता है। तो इंसानों को मंगल ग्रह जाकर आने में करीब 3.5 से 4 साल लगेंगे। इन 4 सालों तक एस्ट्रोनॉट्स को रॉकेट के उसी छोटे से कैप्सूल में रहना, खाना और सोना होगा, और नहाना तो भूल ही जाओ, क्योंकि 4 सालों के लिए पीने के लिए पानी ले जाना ही मुश्किल है। ऐसे 4 सालों तक एक छोटे से कैप्सूल में रहने से उनकी फिजिकल और मेंटल कंडीशन काफी बुरी हो जाएगी। ये 4 सालों तक एक जेल में रहने जैसा है। रीजन नंबर 9, रॉकेट टेक्नोलॉजी। हाँ दोस्तों, हमारी रॉकेट टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी बाधा है। हम आज भी उसी तरह की रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी आज से 50 साल पहले हुआ करती थी। ऑब्वियसली आज के रॉकेट्स पहले के कंपेयर में ज़्यादा बड़े हैं और एडवांस है, लेकिन रॉकेट टेक्नोलॉजी में पिछले 50 सालों में कोई अनोखा इनोवेशन नहीं हुआ है, जैसे कोई फुल्ली रियूजेबल रॉकेट, हाईली फ्यूल एफिशिएंट रॉकेट इंजन या कोई सोलर पे चलने वाला रॉकेट। दरअसल जिस कैप्सूल में बैठकर इंसान अंतरिक्ष में जाते हैं, वो हिस्सा बहुत छोटा होता है जो रॉकेट के सबसे ऊपरी भाग में टॉप में होता है। बाकी के पूरे रॉकेट में बस फ्यूल ही भरा होता है, क्योंकि पृथ्वी के ग्रेविटेशन से बाहर निकलने में ही रॉकेट का पूरा फ्यूल जल जाता है। उसके बाद रॉकेट का ऊपर का हिस्सा स्पेस में चला जाता है और बाकी का पूरा रॉकेट पृथ्वी पर गिरते हुए जल जाता है, जिसका दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए स्पेस में रॉकेट भेजना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। दोबारा स्पेस में जाने के लिए हमें फिर से नया रॉकेट बनाना पड़ता है। अगर हम रॉकेट को एरोप्लेन से कंपेयर करें तो एयरप्लेन में सफर करना इतना खर्चीला नहीं है, क्योंकि हमें हर बार नया एयरप्लेन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमें एक ऐसा रॉकेट चाहिए जो स्पेस में जा सके, इंसानों को छोड़कर वापस आ सके और उसमें दोबारा फ्यूल भर के उसे फिर से स्पेस में भेजने के लिए तैयार किया जा सके, ठीक एयरप्लेन जैसे। इस तरह के रॉकेट को फुल्ली रियूजेबल रॉकेट कहा जाता है। अभी हाल ही में कुछ रॉकेट्स बनाए गए हैं जो पार्शियली रियूजेबल है, जैसे स्पेसएक्स का फैल्कन 9 और फैल्कन हैवी, पर अब तक फुल्ली रियूजेबल रॉकेट नहीं बना है। साइंटिस्ट और एरोस्पेस इंजीनियर्स जुटे हुए हैं ऐसे रॉकेट्स बनाने में। स्पेसएक्स भी इस तरह का रॉकेट तैयार कर रहा है जो फुल्ली रियूजेबल है। आने वाले कुछ सालों में ये रॉकेट्स शायद बनकर तैयार हो जाए। रीजन नंबर 8, हाउ टू रिटर्न टू अर्थ।
अभी जितने भी मार्स मिशन किए जा रहे हैं और ट्रिप्स प्लान की जा रही है वो वन वे ट्रिप है, यानी कि जो लोग पृथ्वी से मार्स की ओर जाएंगे उनको वापस लाने की टेक्नोलॉजी अभी बनाई नहीं गई है। नासा शुरू से ही ऐसे रॉकेट्स पर काम कर रहा है, पर इन्हें बनाना आसान नहीं है। लोगों को वापस लाने वाले रॉकेट का खुद का वजन ही करीब 18 से 20 टन होगा, जिसके साथ करीब 33 से 35 टन फ्यूल भी भेजा जाएगा। इतना भारी हो जाने के बाद जाने वाले रॉकेट को मार्स में सही जगह लैंड करना तकरीबन नामुमकिन है। हो सकता है इतना बड़ा और भारी होने के कारण वो मार्स के वायुमंडल में घुसते ही जलकर फूट जाए और सारे यात्रियों को साथ में मार डाले। आज तक मार्स पे लैंड की गई सबसे भारी चीज परसिवरेंस रोवर है, जो अभी हाल ही में भेजा गया है, जिसका वजन 1025 किलोग्राम है। वापस लाने वाले रॉकेट काफी हल्के बनाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है इस रॉकेट पर बैठने के लिए सीट भी ना हो, पर एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी तक अब खड़े खड़े तो नहीं आ सकते। एस्ट्रोनॉट्स सबसे पहले मार्स की जमीन से एक स्पेस स्टेशन में भेजे जाएंगे, जो मार्स के ऊपर से हमेशा चक्कर काटता रहेगा और वहां से एक दूसरा रॉकेट उन्हें ले जाएगा पृथ्वी की ओर। ऐसा प्लान किया गया है। रीजन नंबर 7, फूड, खाना। दुनिया भर के कई रिसर्चर्स का कहना है अगर इंसान मार्स पर पहुंच भी गया तो भी भूख से मारा जा सकता है। 2030 तक 30 से 40 लोगों को भेजने का मिशन है। ये मिशन नासा ने प्लान किया है। इतने लोगों को खिलाने के लिए जिंदगी भर का खाना तो भेजा नहीं जा सकता। तो मार्स पर जहाँ भी इंसानों की कॉलोनियां बसाई जाएगी वहाँ ग्रीन हाउस चैम्बर में पौधे भी उगाए जाएंगे। पर पौधे उगाने का एक नुकसान भी है और वो है ऑक्सीजन। दोस्तों, ऑक्सीजन हम इंसानों के जिंदा रहने के लिए ज़रूरी तो है ही, पर ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में लेने से इसका सीधा असर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फेफड़ों और आंखों पर देखने मिलता है। सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और तुरंत मौत हो सकती है। तो बात यह है कि सब लोगों का पेट भरने के लिए काफ़ी मात्रा में खेती की जाएगी और जितनी ज़्यादा मात्रा में खेती होगी उतनी ही मात्रा में ऑक्सीजन भी बनेगी और ऑक्सीजन कम करने के लिए पौधों को नष्ट करना पड़ेगा। यानी कि मार्स पर गए इंसानों के पास 2 चॉइस होगी, भूख से मारा जाए या फिर ज़्यादा ऑक्सीजन की वजह से। साइंटिस्ट ऐसे ग्रीन हाउस चैम्बर्स बनाने में जुटे हैं जिसमें सब कुछ कंट्रोल में हो, उसमें बिल्कुल पृथ्वी जैसा माहौल हो। रीज़न नंबर 6, ह्यूमन बॉडी डैमेज। लंबे वक्त के लिए स्पेस में ट्रैवल करने से एक बहुत बड़ा नुकसान है, इससे हड्डियां कमज़ोर होने लगती है। जब तक आप स्पेस में रहोगे आपकी हड्डियां दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती चली जाएगी। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है और हड्डियां उस तरह से काम नहीं कर पाती जैसा पृथ्वी पर करती है। हैवी एक्सरसाइज करके इस परेशानी से बचा जा सकता है, पर फिर भी अंतरिक्ष इंसानों के लिए रहने लायक नहीं है। और ऐसा माना जाता है इंसान का जो दिल है, ह्यूमन हार्ट, अंतरिक्ष में ये अपना शेप बदल लेता है और स्फीयर शेप का हो जाता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंतरिक्ष में शरीर में खून का सर्कुलेशन कम हो जाता है। ऐसे में दिल की बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा है और आंखें भी कमज़ोर हो जाती है, कम दिखाई देने लगता है। और इसके अलावा सूरज का रेडिएशन तो है ही। अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के कंपेयर में स्पेस में ज़्यादा रेडिएशन का सामना करना पड़ता है, जिसका बहुत बुरा असर पड़ता है इंसानी शरीर पर। रीज़न नंबर 5, सर्जरी। जैसे जैसे इंसान को अंतरिक्ष में रहने के लिए तैयार किया जा रहा है, वैसे ही किसी तरह अंतरिक्ष में सर्जरी करने की सुविधा होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अंतरिक्ष में रह रहा इंसान सिर्फ एक बारीक खरोच से इन्फेक्शन के कारण अंतरिक्ष में मर सकता है। अंतरिक्ष में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सिंपल चीज़ें जैसे कि इंजेक्शन लगाना, दांत निकालना और बैंडेड लगाना, बस इन चीज़ों को ही किया जा सकता है। अगर कुछ दूसरा प्रॉब्लम हुआ तो उस एस्ट्रोनॉट को वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। स्पेस स्टेशन में अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, बस फर्स्ट एड जैसी फैसिलिटी ही है। अगर इंसान अंतरिक्ष में रहेगा तो बीमार भी पड़ेगा और तब सर्जरी करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि ग्रेविटी ना होने की वजह से खून शरीर से बाहर निकल गया तो यहाँ वहाँ उड़कर कैबिन को गंदा कर देगा। एनेस्थेशिया भी अंतरिक्ष में लोगों पर काम नहीं करता। ऐसा क्यों होता है इसका तो सही से अंदाज़ा नहीं है, पर इसका मतलब ये है कि बिना बेहोशी के ही कोई भी सर्जरी करनी पड़ेगी, जो काफ़ी परेशानी वाली और दर्द भरी होगी। रीज़न नंबर 4, सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन मार्स। आज तक जितने भी इंसानों द्वारा भेजे हुए यान मंगल पर उतरे हैं, उनमें से ज़्यादातर उतरने में नाकाम रहे हैं। मंगल ग्रह पर उतरना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मंगल ग्रह का वायुमंडल पृथ्वी के कंपेयर में 100 गुना पतला है
और इसी वजह से आसमान से उतरते हुए यानों के गिरने की रफ्तार स्लो नहीं होती। ह्यूमन मिशन में इस्तेमाल होने वाले यानों की स्पीड स्लो करने के लिए बहुत विशाल और मजबूत पैराशूट लगेंगे जो अभी तक बनकर तैयार नहीं हुए हैं। ऐसे पैराशूट्स पर अभी भी परीक्षण चल रहे हैं, इनका काम अंडर डेवलपमेंट फेज में है। रीज़न नंबर 3, डस्ट स्टॉर्म। जनवरी 2004 में नासा का मार्स रोवर अपॉर्चुनिटी मंगल पर पानी ढूंढने का अपना 90 दिन का मिशन पूरा करने के लिए लैंड हुआ था। इस टास्क को उसने जल्दी खत्म कर दिया था और फिर अगले 15 सालों तक उसने कई मिशंस पूरे करने में नासा की काफ़ी मदद की। पर जून 2018 में उसका कांटेक्ट नासा से एक धूल के भवंडर के कारण टूट गया। मार्स में 2 तरीके के तूफान आते हैं। पहले तो होते हैं आम नॉर्मल से तूफान जो हर कुछ महीनों बाद आते हैं पर एक कॉन्टिनेंट जितने बड़े होते हैं। शुक्र ये है कि ये हल्के होते हैं और कुछ ही हफ्ते रहते हैं। दूसरे टाइप का तूफान वो है जिसने मार्स रोवर को ख़त्म कर दिया। ये तूफान पूरे मंगल ग्रह को ही घेर लेता है। पृथ्वी के हिसाब से हर 5.5 साल बाद मार्स पर बहुत ही भयानक तूफान आता है जो कई महीनों तक अफरा तफरी मचा देता है। ये मार्स पर मौजूद किसी भी इंसानी चीज़ों को ढक देगा क्योंकि मार्स पर सोलर पैनल ही एनर्जी का जरिया होगा, तो सोलर पैनल तो धूल से ढक ही जाएंगे। यहाँ तक कि वातावरण में इतनी धूल हो जाएगी कि कई महीनों तक सूरज की रोशनी नीचे तक नहीं पहुँच सकेगी, जिससे वहाँ बसाई गई कोई भी कॉलोनी या स्टेशन खतरे में आ सकता है। रीज़न नंबर 2, एस्ट्रॉइड बेल्ट। दोस्तों, मान लेते हैं कि हम इंसानों ने मंगल पर बस्ती बसा ली है, पर तभी भी एक खतरा और बना हुआ है, उल्का पिंडों का। हमारे सोलर सिस्टम का एस्ट्रॉइड बेल्ट मौजूद है मार्स और जुपिटर के बीच में, मतलब मंगल ग्रह के करीब में ही, जिसमें बड़े बड़े 1 किलोमीटर डायमीटर के 19 लाख एस्ट्रॉइड है और छोटे आकार के एस्ट्रॉइड्स की तो गिनती ही की नहीं जा सकती है जो मंगल पर इंसानी बस्ती पर अंतरिक्ष से गिरेंगे। और मंगल पर कोई घना वायुमंडल नहीं है, इसलिए एक छोटा सा भी उल्कापिंड बिना जले जो आमतौर पर पृथ्वी के वायुमंडल में जलकर गायब हो जाता है, मंगल ग्रह पर वो इंसानी बस्ती को तबाह कर देगा। अभी तक तो इंसानों के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो सटीक अनुमान लगा सके कि कहाँ उल्कापिंड गिर सकते हैं, और अगर पता चल भी जाए तो उसे ग्रह से टकराने से रोक भी नहीं सकते हैं। लेकिन साइंटिस्टों ने कई ऐसे अलग अलग थियरीज तैयार कर ली है जिनको आने वाले कुछ दशकों में प्रैक्टिकली किया जाएगा, जिससे हम हमारी तरफ आते हुए उल्कापिंडों को नियंत्रित कर पाएंगे। रीज़न नंबर 1, मनी, पैसा। ये जितनी भी थियरीज बनाई जा रही है, तैयारियां की जा रही है, प्लानिंग की जा रही है मार्स पर जाने की, इसे रियलिटी में बदलने के लिए लगेगा पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मुंबई और न्यूयॉर्क में 12,500 किलोमीटर का डिस्टेंस है और एवरेज फ्लाइट टिकट का प्राइस 50,000 रुपये है। 12,500 किलोमीटर के लिए 50,000 रुपये लग रहे हैं। मार्स का सफ़र 6 करोड़ किलोमीटर जाना है और 6 करोड़ किलोमीटर वापस आना है। अब आप जोड़ लो और कैलकुलेट करके नीचे कमेंट्स में बताओ। इस वक्त पूरी दुनिया में स्पेस रेस में सबसे आगे जो स्पेस एजेंसी है बजट वाइज, वो नासा है। मार्स ट्रिप इतनी महंगी है कि नासा भी इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। नासा के ही एक चीफ इंजीनियर ने बताया है कि भले ही उन्होंने 2030 तक मार्स पर पहुंचने का टारगेट बनाया है, पर उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इस ट्रिप को सक्सेसफुल बना सके। तो आखिर कितना खर्चा आएगा अगर इंसानों को 2030 तक मार्स पर भेजना हो? करीब $1 ट्रिलियन का खर्च, जो भारतीय रुपए में लगभग 70 लाख करोड़ रुपए होते हैं। दरअसल बात यह है कि यूएसए की सरकार नासा पर इतने पैसे खर्च नहीं कर सकती। नासा का इस साल का बजट है $23.3 बिलियन, जो भारतीय रुपए में करीब 1,63,000 करोड़ रुपए होते हैं, जिसमें से सिर्फ 10% हिस्सा ही मार्स मिशन पर लगाया जा सकता है। और हर साल नासा को दिए जाने वाले पैसे सिर्फ 2% ही बढ़ते हैं। इस 2% की बढ़ोतरी से तो अगले 100 सालों तक मार्स पर पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए नासा को कुछ अलग जुगाड़ करना होगा। तो दोस्तों, क्या आप मार्स पर जाना चाहोगे? नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। स्पेस एक्स का और इलोन मस्क का क्या प्लान है मार्स पर बस्ती बसाने के लिए, वो हम आगे की आने वाली वीडियोस में देखेंगे। आगे आने वाली वीडियोस को पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल ज़रूर करें, ताकि नॉलेज इंडिया का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना। गुड बाय।